नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुबह से। मैं सोनाली कुमारी और अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा के लोकसभा क्षेत्र में, जहां के प्रत्याशी हैं हरिकेश्वर जी, जो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि गरीब लोगों को ज़्यादा ध्यान देना। इसमें हम बात करेंगे इनसे कि किन किन मुद्दाओं को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान आ रहा है, और इसी विषय पे हम बात करेंगे कि ये जो इनका पाटलिपुत्रा जो क्षेत्र है वो 7वें चरण में मतदान होना है और 4 तारीख को इनका काउंटिंग होगा, यानी कि 4 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगी कि क्या इनका आता है, अपना जो किस्मत है वो किस तरह से इनका साथ देती है। इन्हीं सब विषय पे हम बात करेंगे राकेश्वर जी से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कहना चाहेंगे सर, जनता के बीच जा रहे हैं, इतनी गर्मी है, किस तरह से आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं? गर्मी तो बहुत है और बहुजन समाज पार्टी जी का एजेंडा संविधान ही है। जी संविधान को सही तरीके से लागू करना, संविधान के अनुरूप सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना, यही मान लीजिए कि मुख्य मुद्दा मान लीजिए कि है। और ये तो लोकल जो मुद्दे हैं ये तो अलग मान लीजिए के हैं, लेकिन बीएसपी जो है, और आप गरीबी की बात करती हैं कि भाई गरीबों की मान लीजिए पार्टी, देखिए अमीरी गरीबी ये मेन है कि सोशल जस्टिस का मतलब कि जो भी कमज़ोर है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जो भी पिछड़ा हुआ है, वो पिछड़ने का बहुत से कारण हो सकता है, ठीक है। तो पिछड़े वर्गों का हर एक जगह प्रतिनिधित्व हो जाए, कहाँ पर, खासकर शासन प्रशासन में, सरकार चलाने में, अफसर में, जुडिशियरी में, ताकि सब वर्ग में तो फॉरवर्डो वहाँ रहे, बैकवर्डो रहे, ईबीसी भी रहे, शेड्यूल कास्ट भी रहे, शेड्यूल ट्राइब भी रहे, और सब मिल के कुछ भी काम करे, मिल के फैसला करे। यानी आपका कहना है कि जातीय धर्म पे ज़्यादा यहाँ पे होता है? नहीं, जातीय आधार पर होता नहीं है। मतलब देखिए, क्योंकि शुरू से जाति आधार जो है इंडिया में सच्चाई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जाति और धर्म दो तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है, और जाति के आधार पर ही प्रताड़ना भी पहले भी हुआ है, और जाति के आधार पर यहाँ वर्गीकरण भी हुआ है। समाज का वर्गीकरण जो है जाति आधार पर हुआ है और पिछड़ापन के आधार पर हुआ है। तो जिस वर्ग जिस कारण से प्रताड़ित हुआ था, और उसको एक तरह के जो लोग प्रताड़ित हुए थे सबको एक कैटेगरी में रख दिया गया। अब कहा गया कि भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब जो है किसी भी वर्ग के साथ अन्याय बेईमानी नहीं हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाए। इन्हें कि मान लीजिए कि हम अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फॉरवर्ड को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि सवर्ण को हिस्सा हम हड़प लें, जो किसी को कोई हिस्सा नहीं हड़पे, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, यही सामाजिक मान लीजिए कि न्याय है। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका मेन मुद्दा आपका किस काम कीजिएगा, किस पर खड़े होते? देखिए, लोगों को न्याय मिले जी, लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तो पहला चीज़ है, जो भी मान लीजिए कि विकास का कार्यक्रम हो, समावेशी हो, और सभी का उसमें मान लीजिए कि स्थान हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि हम विकास काम कैसा करें कि किसी को पूरा लाभ हो जाए या किसी को उसका कोई लाभ नहीं पहुँचे। तो कोई भी काम हो, इस तरह से मान लीजिए काम हो कि समाज के सभी वर्गों का उसमें भागीदारी हो जाए, सभी वर्गों का हिस्सेदारी हो जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विकास के नाम पर हम मान लीजिए कि अमीरों को और अमीर बना दें और गरीबों को और गरीब बनाते चले जाएं। तो इस पर मान लीजिए, आपकी नज़र में कौन सा ऐसी सरकार, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि क्या आप मतलब ये बोल रहे कि अमीर को अमीर बना दिया जाए, गरीब को गरीब बना दिया जाए? अभी क्या आप बनाया जा रहा है। अभी देखिए ना, जो नई आर्थिक नीति क्या हुआ, नई आर्थिक नीति में आप देखेंगे कि गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। और मोदी जी जो है, मोदी जी कहे भी हैं, मोदी जी का सपना ये है कि भाई हम जो अमीरों हैं, अमीर लोगों को आगे हम बढ़ाएंगे, और अमीर लोग का सेवा गरीब लोग करेगा और गरीब लोगों को मदद करेगा। ये मान लें कि उनका कंसेप्ट है। लेकिन मोदी जी का जो भी मुद्दा था, राशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हर चीज़ वो छोटा छोटा चीज़ देख रहे हैं। नहीं, देख रहे हैं। तो अगर राशन आप दे रहे हैं तो राशन आज आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि 80 करोड़ लोगों को आप जो राशन दे रहे हैं, इसका मतलब आज भूखमरी के स्थिति में है 80 करोड़ लोग, तब ना उसको दे रहे हैं। अपना स्थिति उसको उतना नहीं है कि अपने बलबूते भोजन भी कर सके, तब ना आप दे रहे हैं। दूसरी बात,
आप 80 लेकिन वृद्धा पेंशन के लिए भी तो किया जा रहा है ना हाँ, सर, वृद्धा पेंशन ऐसा तो ठीक नहीं है, है कि नहीं, सिर्फ नहीं। राशन ही दे रहे, वृद्धा पेंशन भी नहीं, वृद्धा पेंशन ठीक है। मान लीजिए कि बुजुर्गों को वो मान लीजिए कि उसमें कहीं कोई हम लोग का विरोध नहीं है, वृद्धा पेंशन सबका मान लीजिए सबको मिलना चाहिए, कोई भी मान लीजिए उस एज को पार करे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि इस पर विरोध है कि भाई आप राशन जो दे रहे हैं इसका मतलब है कि समाज पीछे जा रहा है, अमीर नहीं हो रहा है, समाज गरीब हो रहा है। और 80 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो समझिए कि कैसा विकास, किस तरह का विकास, आपको कहने का क्या मतलब हुआ, ये इस पर विरोध। दूसरा आप देखिए कि अभी सरकार कहाँ से पैसा खर्च करती है, सरकार का पैसा कहाँ से आता है, तो आम जनता का टैक्स आता है। और आम जनता में कौन, जो गरीब है, जो सबसे गरीब से गरीब आदमी भी है, तो नून खरीदेगा, तेल खरीदेगा, पापड़ बेचेगा, साबुन तेल जो भी यूज़ करेगा, तो आपसे टैक्स के रूप में वो वसूल रहा है, मान लें कि 5,000 रुपया महीना में, ठीक है, और आपको उसे 500 रुपये दे रहा है, आप कह रहा है कि वाहवाही कि हम तुमको मदद कर रहे तो हैं। इस पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तो जी, वो जी। किस तरह से काम करेगी? नहीं, हम लोग करेंगे कि इस चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़े, जो पब्लिक का हिस्सा है उसके हिस्से जाए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम पब्लिक को लूटें, आप वाहवाही भी, क्योंकि उसी का धन है ना, हम उसी का धन उसी पर खर्च कर रहे हैं, अब वाहवाही भी मान ले कर रहे हैं, तो ये सही मतलब नहीं आपका है। कहना है कि ये जो जीएसटी का जो आप बता रहे हैं, हाँ। इसको आप सेव कर दीजिएगा। हाँ, नहीं, उसको मान लीजिए कि गरीबों पर से उसको हटा देना चाहिए। अच्छा, जो खुद मान लीजिए कि भूखमरी के शिकार है और उस पर आप मान लीजिए कि टैक्स लगाइएगा, ये गड़बड़ मान लीजिए की चीज़ है। उस पर हम टैक्स फ्री कर देंगे, जो अमीर हैं उन पर ज़्यादा टैक्स मान लीजिए कि लगे, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि जीएसटी जो है ये तो गरीब से गरीब आदमी को ही देना पड़ रहा है ना। अब दूसरी तरफ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और 80 करोड़ भूखमरी राहुल गांधी का भी अभी रहेगा आपका सर। पाटलिपुत्रा क्षेत्र का अभी स्थिति जो हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और गली नली सड़क पे, उसका क्या अभी आपकी नजर से क्या आपको लगता है, सही सब चल रहा है? नहीं, अभी हम बहुत घूमे हैं जी। तो बहुत जगह महिलाएं माली की थी, या खासकर महिलाएं माली की बोली, उनका कहना था कि देखिए ये रोड बन गया और नाली बना ही नहीं, तो नदियों का पानी अब कहाँ गिरेगा मेरा, ठीक है, तो ये समस्या। तो जबकि नियम है कि रोड बने तो नाला भी साथ साथ बने, ऐसा नहीं कि रोड बन जाए नाला नहीं बने या रोड खराब हो जाए, तो ये समस्या। बहुत जगह नल जल योजना है बनाया गया, कहीं काम ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए कुछ दूर तक पानी जाता है फिर पानी जाता ही नहीं, ये बहुत बड़ा मान लीजिए की समस्या है। मतलब समझिए कि वो सही ढंग से वो लागू नहीं हो पाया, बनने के लिए तो बन गया, उसका मेंटेनेंस सही नहीं है। इस तरह की भी समस्याएं मान लीजिए कि देखने को फील्ड में मिली है। उसके अलावा और भी मान लीजिए कि लोगों की शिकायत है कि भाई एमपी जो इतना दिन से हैं कोई आता नहीं है। तो चूँकि राज्यसभा के सदस्य मीसा भारती हैं, वो भी क्षेत्र में नहीं जाती हैं, ये क्षेत्र में जाते भी हैं तो ये खाली हित नाता के यहाँ जाते हैं, कोई मरा हरल में मान लीजिए जाते हैं, इसके अलावा मान लीजिए लेकिन जनता कहीं ना कहीं इसी बात पे खुश है कि कम से कम हमारे यहाँ तो रामकृपाल आ रहे हैं ना। हाँ, ये बात आप सही बोल रही हैं, लेकिन उसी से आपका लागू हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आने जाने से हो जाएगा। आने जाने से, किसी के यहाँ आने जाने से आपका व्यक्तिगत हो सकता है कि आपको लगे कि भाई समाज में मेरा प्रतिष्ठा बढ़ गया, मेरे दरवाजे पर एमपी आए, मेरे दरवाजे पर मंत्री आए, आपका बढ़ जाएगा, लेकिन उससे समाज का कल्याण नहीं होगा, काम करने से न होगा। और आप देखिए ना, आप यहाँ पर देखिए कि शेड्यूल कास्ट का सूची को बदल दिया नीतीश कुमार ने, दोनों में से किसी को सुने कभी विरोध किया, जबकि उसको सूची को डिस्टर्ब करने का पावर स्टेट को नहीं है, वहाँ से केंद्र को भी नहीं है, वो पावर है पार्लियामेंट को, लेकिन बदल दिया नीतीश कुमार ने। एसटी का लिस्ट को बदल दिया नीतीश कुमार ने, हालांकि हम लोग जीत के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम लोग दुरुस्त कराए हैं। अभी देखिए कि ईबीसी का लिस्ट जो है नीतीश कुमार ने बदल दिया, 3 जातियों को उसमें जोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि शेड्यूल जो अति पिछड़ा में जो जातियाँ हैं, जो कर्पूरी ठाकुर ने बनाया था, उस जातियों को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, और जो ये 3 को जोड़ा है ना, यही सब हिस्सा ले लिया। अभी जो जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें से 8 में 7 सीटें ही 3 जाति जीत गया, इसीलिए ईबीसी में काफ़ी विद्रोह है। लेकिन ये दोनों कभी बोला, कभी भी एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला उसके खिलाफ में। हमारी लड़ाई शुरू से थी, आज भी मालिक की लड़ाई है, इसीलिए अति पिछड़ा वर्ग के सभी लोग जो प्रमुख लीडर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जैसे रामबली सिंह मालिक चंद्रवंशी हैं, एमएलसी हैं, अभी मान लीजिए कि उनकी हो गया है, और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मेरे मालिक के साथ है, घूम रहे हैं, अपना अपील भी जारी किया है। विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने अपील जारी किया। और जाने माने आपको बताते हैं कि आपके देश में जाने माने विद्वान शिवजतन ठाकुर, उनका नाम बहुजन समाज पार्टी ने
संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो मुहिम छेड़ा है, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने का मुहिम छेड़ा है और किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए जो छेड़ा है, हम लोग लालू जी का विरोध क्यों? माध्यम से पाटलिपुत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका क्रमांक संख्या क्या है और आपका नंबर क्या होगा चुनाव चिन्ह? मेरा ईवीएम क्रमांक संख्या 3 है, निशान हाथी छाप है और जनता से अपील ये है कि ये सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता को संविधान के अनुरूप स्थापित करने का आंदोलन समाज में मैंने शुरू कर दिया है पाटलिपुत्र की धरती से, और समाज के लोग, जो पाटलिपुत्र की जनता है, आम मतदाता है, महान मतदाता है, इसका नेतृत्व अपने हाथ में ले ताकि इसका मुहिम पूरे देश में जाए, पूरे देश का नेतृत्व पाटलिपुत्र की जनता करे। यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरा संदेश है, यही मान लें कि उन लोगों का मेरा अपना समझिए कि गुजारिश भी है।